हेलो प्यारे साथियों, हम लोग देख रहे थे यूपीटीटी पेपर जो आपका 2011 में हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को देख रहे थे। यदि आप भी यूपीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैथ में 30 में 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। डेली शाम को 8 बजे के बाद मैथ की क्लास होती है और अगर इस क्लास से जुड़े रह गए आप, तो डेफिनेटली मैथ में 30 के 30 प्रश्न आप सही करेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम सबसे पहले आपको यूपीटीटी के जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से लेकर के 2021 में, ये अंतिम बार पेपर हुआ था। इसके बाद 2026 में आपका होने जा रहा है। तो सबसे पहले इन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, सभी क्वेश्चन को हम अपनी इस क्लास में करा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम आपको जो है कि पहली क्लास में हम लोग कर लिए थे यहाँ तक क्वेश्चंस 106 नंबर तक कर लिए थे, यहाँ तक 105 नंबर तक। ठीक है, जो 15 बचे हुए क्वेश्चंस है इस क्लास में हम आपको कराएंगे। यदि आप भी यूपीटीटी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपका चाहे कितना भी वीक है, कितना भी कमजोर है, अगर डेली शाम को क्लास से जुड़ते हैं, आप इस मैथ की क्लास को देखते हैं, तो डेफिनेटली मैथ में बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्योंकि इस क्लास में हम आपको छोटी-छोटी बेसिक्स से लेकर के जितनी भी चीजें हैं सब कुछ बताते हैं आपको है। यूपीटीटी का ये शानदार प्रश्न देखिए 2011 में पूछा गया था। इस प्रश्न से हम लोगों को सॉल्व करना था। प्रश्न क्या है भाई कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। बहुत आसान तरीके से हम इसको लगा लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो ये जो हमारे पास टंकी है, टंकी कैसे होती है? टंकी का आयतन क्या होगा? तो टंकी के आयतन का फार्मूला होता है, टंकी के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप कहेंगे हाँ सर, हाँ बिल्कुल यही फार्मूला होता है। टंकी के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इस प्रश्न में जो है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। यहाँ से देखिए जो लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे रख लेंगे, इंटू चौड़ाई मतलब ब्रेड जो है ये 2.4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 2.4, इंटू ऊंचाई हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रख लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 6 गुणे 2.4 गुणे 1, इतना आ गया हमारा जो है टंकी का आयतन, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे है कि आधा भरा हुआ टंकी में जो है जल कितना आएगा। तो आधा पूछ रहा है तो आधा के लिए भाग दे देंगे। कितने का इसमें भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे। तो चलिए 2 का भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधा टंकी पूछ रहा है, यहाँ पे आधा टंकी जल, ठीक है, भरने की यहाँ पे बात करने आए। तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो चलिए 3 गुणे 2.4 गुणे 1 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई पे 12, 3 दूना 6 1 7, तो 7.2 7.2 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। पूरा टंकी का आयतन आपका यहाँ पे था, क्योंकि हमने गुणा नहीं किया है। और आधा टंकी का आयतन 2 का भाग दे लेंगे तो 7.2 हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में है। हाँ सर, यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपका 7.2 आपका यहाँ पे दिया गया है, 7.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टंकी के आयतन का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया था, हमने इसको रख लिया। इसके बाद आधा टंकी पूछ रहा था तो 2 का भाग दे लेंगे, हमारा आंसर 7.2 आ जाएगा। एक और प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए शानदार प्रश्न। क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न यहाँ पे है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, दो समांतर रेखाओं का, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात किया यहाँ पे है। तो दो समांतर रेखाएं आप देखे होंगे, जैसे रेल की पटरियां होती हैं। रेल की पटरियां क्या होती हैं? वो कभी आगे आपस में मिलती नहीं है। तो समांतर रेखाएं उस रेखाओं को कहते हैं जो आपस में कभी मिलती नहीं है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर रहता है, इसी को कहते हैं समांतर रेखाएं। तो पैरेलल लाइंस उस लाइन को कहा जाता है, ऐसी रेखाओं को कहा जाता है जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे है, आगे चलते जाएंगे उतनी ही दूरी यहाँ पे रहेगी। तो रेल की पटरियां आप देखे होंगे, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो हमेशा समांतर लाइन में बिछाई जाती है, समांतर रेखा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर रहती हैं, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। ये लीजिए एक और प्रश्न कोण से पूछा गया।
यह शानदार प्रश्न है यूपीटीटी का। क्या है प्रश्न है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। 270 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? क्या न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता सर? हाँ बिल्कुल, देखिए बताते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के जो कोण को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो 270 डिग्री है ये 180 डिग्री से क्या है? अधिक है और 360 से कम है, इसलिए यह प्रतिवर्ती कोण है। कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण को एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसका एक और नाम है वृहत्त कोण। वृहत्त कोण कहा जाता है इसको है। आइए इन कोणों के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो हमारा न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? ये 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 90 से कम के कोण को क्या कहा जाता है? ये न्यून कोण कहा जाता है। अधिक कोण, समकोण जानते होंगे, केवल 90 डिग्री के कोण को, केवल 90 डिग्री के एंगल को, कोण को समकोण कहा जाता है। तो समकोण केवल 90 डिग्री के कोण को, न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम को, प्रतिवर्ती या बृहत कोण 180 से अधिक 360 से कम को। ये अधिक कोण क्या होता है सर? अधिक कोण होता है आपका 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 180 डिग्री से कम के कोण को आपका जो है अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण भी हो गया। एक और कोण होता है उसके बारे में भी बता दें, कई बार एग्जाम में कोण से प्रश्न पूछा गया, पूछा है रिज कोण। रिज कोण या सरल कोण के बारे में पूछता है। तो जो रिज कोण या सरल कोण होता है ये केवल 180 डिग्री का कोण होता है। तो 180 डिग्री का, केवल 180 डिग्री का कोण है तो उसको रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। और 90 डिग्री का है समकोण, 0 डिग्री से अधिक 90 से कम न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक 180 से कम। और प्रतिवर्ती या बृहत कोण 180 डिग्री से अधिक या 360 डिग्री से कम। और ये जो 360 डिग्री का कोण होता है इसको भी जान लीजिए, 360 डिग्री के जो कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। संपूर्ण, क्योंकि ये पूरा हो जाता है इसलिए इसको संपूर्ण कोण हो जाता है। तो कोण से रिलेट करके इतनी सारी जानकारी थी, यहाँ पे लीजिए। यूपीटीटी का शानदार मैथ का प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखता हूं। प्रश्न है कि 108 और 144 का लस होगा। यहाँ पे पूछा गया 108 और 144 का लस होगा। तो लस कुछ इस तरह से निकालते हम लोग हैं, ऐसे निकाले होंगे आप लोग। तो 108 यहाँ लिखेंगे, 144 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से कैंसिल करेंगे, 2 से करते हैं। तो चलिए 2 से कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 2 5 10, 2 चौको 8, यहाँ पे 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल होगा, हाँ सर 2 से कैंसिल करते हैं यहाँ पे। तो फिर देखिए यहाँ पे भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 साते 14। इसी तरीके से यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये नहीं कैंसिल होगा, 27 ही होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16 हो जाएगा। आगे भी चलते हैं इसी तरीके से, 2 से कैंसिल करेंगे 27 हो जाएगा, ये 2 9 18 हो जाएगा। अब ये दोनों 2 से तो कैंसिल होंगे नहीं, तो अब किससे कैंसिल करेंगे? इसके बाद आगे बढ़ेंगे 3 से देखेंगे। तो 3 से ये डिविजिबल होगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब सबका गुणा कर लेंगे। ये जितने हैं आपस में इनका गुणा करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे है तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। यहाँ तक तो हमें 48 मिल गया। इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लिए, 3 3 9, तो 9 का गुणा अब इसमें भी कर लिया जाएगा। यहाँ तक तो 48 आया था, 48 में 9 का गुणा। तो देखिए 9 आठे कितना हो जाएगा, 72। कैरी कितना हो गया, 7, 9 चौको 36 और 7 43, 432 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। कहीं किसी ऑप्शन में है 432, हाँ सर यहाँ पे 432 दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो इस तरह से ल स निकाल लेंगे। ल स को बहुत ही सिंपल तरीके से अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे। पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 3 से, जब तक नीचे 1 ना आ जाए फिर आपस में गुणा कर देंगे। यही आपका एलसीएम आपका हो जाएगा। ये लीजिए, बहुत ही शानदार। इसका तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना, चाहे जितने भी ट्रिपलेट हैं सब आपको याद करा देंगे। इसी क्लास में अभी हम आपको याद कराएंगे, क्योंकि इससे एक प्रश्न इस तरह का आता है। प्रश्न क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की माप यहाँ पे दी हुई है। एक की 5 सेंटीमीटर, दूसरी की 12 सेंटीमीटर और तीसरी की 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि क्या ये समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या अधिक कोण त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा। आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज होगा? हाँ सर, बिल्कुल पता है ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग सोच रहे हैं सर, यह जो है हमारा समकोण त्रिभुज होगा। हाँ, समकोण त्रिभुज। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? अगर यहाँ पे डाटा चेंज करता, भुजाओं की माप अलग अलग बताता, तब आप कैसे बताते? तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं ट्रिपलेट। कुछ ट्रिपलेट बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। और ये जो ट्रिपलेट है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगते हैं। किस त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे लगते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की अगर ये माप दी हुई है तो डेफिनेटली आपका ये समकोण त्रिभुज होगा। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रिपलेट हमारा क्या है? 3 4 5। 3 4 5 हो गया। किस पे समाप्त हुआ है? 5 पे। किस पे समाप्त हुआ है? ये 5 पे समाप्त हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 12 13 हो गया। 3 4 5 हो गया, फिर 5 12 13 हो गया। 5 के बाद क्या आएगा आपका? 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 8 10 हो जाएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 7, तो 7 24 25। इसके बाद 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 आएगा, 8 15 17। इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, तो 9 40 41। और उसके बाद एक और याद कर लीजिए, 11 60 और 61। 11 60 और 61। ये ट्रिपलेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर ये दिया जा रहा है तो ये आपके समकोण त्रिभुज होंगे। कौन से त्रिभुज होंगे? समकोण। उसमें भी जो आपका ये अधिकतम वाला होगा, जैसे आपका ये 5 है, समझ लीजिए। जैसे ये 3 4 5 में सबसे ज्यादा 5 है। 5 12 13 में 13 ज्यादा है, इसमें 10 ज्यादा है, इसमें 25 है, इसमें 17 है, 41 है, ये 61 है। ये आपके क्या कहलाएंगे? हाइपोटेनस, यानी हिंदी में इसको कर्ण कहा जाएगा। ये कर्ण होंगे त्रिभुज के, जो सबसे ज्यादा होंगे। तो ये आपके समकोण त्रिभुज पे लगते हैं। और ये ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ट्रायंगल के आते हैं, सिर्फ इन ट्रिपलेट्स पे आप लगा के आसानी से बता सकते हैं। तो ट्रिपलेट 3 4 5 हो गया। 5 से क्या हो जाएगा? 5 12 13 हो जाएगा। फिर 5 पे समाप्त हुआ, फिर 6 से 6 8 10 हो गया, 7 24 25 हो गया। उसके बाद 8 15 17 हो गया, फिर उसके बाद 9 40 41 हो गया, और 11 60 61 हो गया। आप भी इसको याद कर सकते हैं, और याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज होगा। क्यों हम जाने? क्योंकि ट्रिपलेट 5 12 13 ये ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, यूपीटीटी का शानदार प्रश्न 2011 में पूछा गया। क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? देखिए, मैथ एक ऐसा विषय है ना कि जिसको देख करके परेशान नहीं हुआ जाता है। अगर आपका मैथ कितना भी वीक है, डेली शाम को मैथ की क्लास मिलती है आपको। आप मेरे मैथ की क्लास से जुड़ जाइए जब भी आपको समय मिले। 1 हफ्ते में मैथ आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही शानदार मैथ हो जाएगा। और 30 के 30 प्रश्न आप यूपीटीटी, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है, सब में आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। यहाँ पे देखिए पूछा है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। ये प्रश्न मुझको नहीं आ रहा है, मैं कैसे लगाऊंगा? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यहाँ पे कितना दिया है? 9 दिया है। ट्राई मतलब कहीं पे लगा है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और साइकिल में कितने पहिए होंगे? देखिए, मोनो मीन्स होता है 1, याद कर लीजिए। आप कहेंगे सर कैसे पता? तो याद होना, मोनो मीन्स क्या होता है? 1। बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स होता है 2। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3।
ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। नहीं बोलते हैं बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब जिसमें साइकिल मतलब पहिया होता है, जिसमें 2 पहिया हो। ट्राईसाइकिल जिसमें 3 पहिया हो। तो ये सब आप जानते रहे। तो ट्राई मतलब 3 होता है, तो यह कह रहा है 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? तो कितने हैं? 9 हैं। तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 ट्राईसाइकिल में 27 पहिए होंगे। कितने पहिए होंगे? 27 पहिए होंगे। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 27 हमारा आंसर सही हो जाएगा। शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए यूपीटीटी का शानदार प्रश्न। प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक पूछे जाते हैं। आपको बेसिक से मैथ पढ़ना होगा। अगर मैथ पढ़ना है यूपीटीटी के लिए, आप कहेंगे सर इस तरह के प्रश्न अब नहीं आते हैं। तो ये मैं पेपर कौन सा करा रहा हूँ? 2011 का करा रहा हूँ और 2021 तक हम लोगों को पहुंचना है। तो छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं अपने स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, एक एक पॉइंट्स को सीखिए। क्योंकि देखिए आपको ही पता चलेगा कि आपकी क्या कमजोरी है मैथ में। और मैथ बहुत कठिन, कुछ भी कठिन नहीं होता है। हर प्रश्न आप लगा लेंगे मैथ का यहाँ पे। बस मन में आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, हर प्रश्न आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से इतने मीटर काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई है। मान लीजिए प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपसे कह दूं कि अगर 5 मीटर लंबी रस्सी है, इसके जगह मैं 5 मीटर मान लीजिए कह दूं, 5 मीटर लंबी रस्सी है और इसमें से मैं कह दूं 3 मीटर लंबी रस्सी काट ली गई है, तो शेष रस्सी कितनी बचेगी? तो आप कहेंगे सर 2 बचेगी। आप कैसे निकाले हैं? आप कहेंगे सर 5 मीटर लंबी रस्सी थी, 3 मीटर लंबी रस्सी आपने काटने के लिए कहा, तो मैं उसमें से 2 बच गया। आप कैसे लाए? घटा करके लाए हैं। शायद आप जानते होंगे कि 5 में से 3 को जब आप घटाए हैं तभी तो 2 आया है। सेम वही काम यहाँ पे करना है। बस डिजिट का, अंक का, संख्या का फर्क है। क्या यहाँ पे दिया गया है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है। तो अब अगर ये भिन्न में है तो इसको सही भिन्न में आप बदल लीजिए, उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 2 का 10 में गुणा करते हैं तो 10 दूना कितना होता है? 20, और ऊपर वाले में उसको जोड़ते हैं तो 10 दूना 20 और 1 21/2। 21/2 इसको लिख लिए? हाँ सर 21/2 इसको हम लिख लिए यहाँ पे। सेम इसी तरीके से इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसके बाद इसको इसमें जोड़ लीजिए। 8 चौक को 32 हो जाएगा और 32 और 5 37, 37 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, इतने मीटर रस्सी में से इतने मीटर रस्सी काट ली गई है, तो 20 में क्या करेंगे? घटाना करेंगे। तो यहाँ पे घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटाने का घटा लिए, चूंकि ये भिन्न का सवाल बन गया तो हम एलसीएम लेंगे। तो इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 8 का एलसीएम। तो जो ज्यादा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देते हैं। रूल है, नियम है कि इसका इसमें भाग देते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8। कितनी बार भाग गई? 4 बार। जितनी बार भाग जाती है उसका ऊपर गुणा करते हैं। तो 4 का इसमें गुणा कर लीजिए। 4 एक कम 4, 4 दूना 8। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस लगा लेंगे। 8 का 8 में भाग दिए तो 8 एक कम 8 आया, और 1 का उस पर गुणा करेंगे तो 37 आ जाएगा। चलिए घटा लीजिए। 14 में से 7 जा तो 7 हो जाएगा। ये इसको एक हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 7 बचा। 7 में से 3 जा तो यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। यहाँ पे क्या बच गया? हमारा 8 बच गया। यही ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो तो आपके मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, सही भिन्न में दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी इसको बदल लेंगे इस तरह के जैसा, क्योंकि हमारा आंसर मिल ही नहीं रहा है। तो 47 में भाग देते हैं इस तरह बदलने के लिए। कितनी बार भाग जा सकती है? 8 5 40 और 8 6 48 हो जाएगा। तो भाग 5 बार जाएगी। हाँ सर, तो 5 बार ले जाएंगे, 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पे 7 होगा। अब हम लोग करते क्या है, ये 5 है, यहीं पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो नीचे शेष बचता है इसको ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो जहां पे 47/8 था, वहां पे हम लोग 5 सही 7/8 लिख सकते हैं। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए? हाँ सर, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से लग गया। ये लीजिए भाग का क्वेश्चन आया है। ये देखिए यूपीटीटी में 2011 में भाग का क्वेश्चन पूछा गया कि मान ज्ञात कीजिए, इसमें जो है इसका भाग देना है। तो बहुत ही सिंपल भाग है, चलिए भाग दे लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 37.188 में कितने का भाग देना है? 3.6 का भाग देना है। भाग दे लेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है तो हम लोग
कितने का 1000 का गुणा करेंगे, कितने का, जैसे दशमलव की जगह क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, इसके पीछे 1 2 3 3 जीरो है तो 3 जीरो का गुणा कर लेंगे। जब ऊपर 1000 का गुणा किए हैं तो नीचे भी 1000 का गुणा कर लेंगे। हाँ सर कर लिए। कैसे सर, 1000 का गुणा किए हैं, जहां पे डेसिमल था वहां पे एक मान लिए, इसके पीछे 3 लोग हैं तो 3 जीरो का यहाँ पे गुणा कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं जो आएगा यहाँ पे। तो गुणा किए तो 37 188 और ये 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी आपका क्या होगा, 36 है और यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो लगा लेंगे। अब हम लोग डेसिमल बाद में लगाएंगे। डेसिमल हम लोग कब लगाएंगे, बाद में, क्योंकि पहले गुणा कर ले कितने प्लेस पे, 3 प्लेस पे, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे कितने प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 प्लेस पे लग जाएगा। तो डेसिमल के उधर का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, तो मतलब ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 37,188 बटे यहाँ पे नीचे 3600 बचा। अब इसका इसमें भाग देना है, कैसे भाग देंगे हम लोग, तो चलिए पहले इस जीरो को भूल जाते हैं, डबल जीरो, 36 का भाग इसमें देते हैं 37,188 में। तो चलिए देख लेते हैं, 37,188 में 36 का भाग देकर के देखते हैं कट जाता है कि नहीं। तो 36 से कम 36 हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक को उतार लेंगे, भाग नहीं जा रही है तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक को लाएंगे 8। ठीक है, अब भाग दे लीजिए, कितनी बार जाएगी, क्या 3 बार जाएगी, हाँ सर 3 बार जा सकती है। यहाँ पे लेते जाते हैं, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और 3 त्रिक के 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ से 8 को उतार लेंगे, फिर 3 बार भाग जाएगी, देखिए 36 यहाँ 108 कट जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो हमारा 1033 आया, यानी 1033 बटे ये से जब हमने कट किया तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, और जब इसको हमने कट किया तो 1033 आया भाग देने पे, तो यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। अब हम आपको बता दें नीचे कितने जीरो हैं, डबल जीरो, तो ऊपर 2 प्लेस पे दशमलव लगा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1033 तो रहेगा ही, 2 प्लेस पे दशमलव यानी 10.33 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे 10.33, यहाँ पे देखिए, तो हाँ सर यहाँ पे दिया गया है 10.33 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे कह रहा है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है, यानी कि बिना किसी शेषफल का। तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप भाग दे लिया करिए। कह रहा है ना कि इसमें से किसका इसमें भाग देंगे कि कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो आप ए बी सी डी दिया रहता है तो आप उल्टा अपोजिट चला करिए, बेहतर ये रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 11 का भाग दे लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या कोई शेषफल नहीं बचता है 11 का भाग देने पे। चलिए 11 बटे यहाँ पे 88 हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। कितनी बार भाग जाएगी, 11 5 55 बार जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 1 को यहाँ पे उतार लेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी सच में जब हमने 9361 में 11 का भाग दिया इसमें, तो इसमें कोई भी शेषफल यहाँ पे नहीं बचा। इसका मतलब ये तो यही कह रहा है कि बिना कोई शेषफल के, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सबका अगर आप भाग देंगे 19 का 17 का 13 का इसमें भाग देंगे तो पक्का कोई ना कोई शेषफल बचेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप ऑप्शन से लगा लिया करिए, यहाँ पे सही आंसर आपका 11 हो जाएगा, ये राइट आंसर। ये देखिए इस तरह का प्रश्न यूपीटीटी में भी और सीटेट में भी आज भी पूछा जाता है, ये आज भी प्रश्न पूछा जाता है इस तरह का। और मैं आपको बता दूं इस ऐसा प्रश्न आए तो आप कैसे लगाएंगे, ऐसा प्रश्न आए तो कैसे आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपसे पूछ दूं, यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, पूछ रहा है कितने आधे हैं। तो जब भी प्रश्न में कितने की बात किया, कितने की बात करें तो समझ लीजिए आप भाग करना है, भाग देना है, कि क्या देना है, भाग देना है। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी प्रश्न में कहे इतने में ये कितना है, इसका मतलब आपको भाग देना है, तो भाग देना है, चलिए भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 1 सही 1/2 है तो इसको सही भिन्न में बदल देते हैं। तो पहले 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 3, इसको लिख सकते हैं 3/2, इसके जगह हमने लिख लिया 3/2। कह रहा है में कितने आधे हैं, आधे का मतलब क्या होता है 1/2, आधा तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, आधा तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1/2। हाँ सर, कितना कह रहा है, यहाँ पे कितना कह रहा है तो कितना मतलब यहाँ पे क्या करना है, 3/2 में भाग देना है, किसका भाग देना है, 1/2 का। ठीक है, हाँ सर। तो चलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3/2 है, अब ये भाग है, भाग को
रूल ये है कि अगर यहाँ पे भाग है तो इसको गुणे में बदला जाता है। ठीक है, तो भाग को हम लोग गुणे में बदलेंगे तो क्या होता है प्रोसेस कि ये जो बाद वाली भिन्न है ये पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तब हुआ जब भाग को गुणे में बदला जाता है। ये नियम है, भाग को गुणे में बदलते हैं तो ये भिन्न पलट जाती है। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। कोई कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर, 2 1 कम 2, ऊपर बचेगा यहाँ पे 3, नीचे बचेगा 1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, हमारा जो आंसर है ये 3 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है? यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 हो गया। अगर आप यूपीटीटी के लिए बेहतरीन और शानदार मैथ पढ़ना चाहते हैं एकदम बेसिक लेवल से, 2011 पेपर से लेकर के 2021 तक के पेपर को मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद टॉपिक वाइज मैथ आपको पढ़ाऊंगा, एक-एक चीज बताने वाला हूँ। आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो। यहाँ पे चलिए शानदार अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या यहाँ पे है कि 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87 है। यह जो क्वेश्चन है सरलीकरण का क्वेश्चन है। इस तरह का भी प्रश्न यूपीटीटी में पूछा जाता है। तो सरलीकरण क्वेश्चन के लिए रूल लगता है बॉडमास। क्या लगता है? बॉडमास रूल लगता है, इसको आपको याद रखना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नियम होता है पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ मतलब का को, उसके बाद डिवीजन भाग को, उसके बाद गुणे को, इसके बाद जोड़ को, इसके बाद घटाने को। ये रूल होता है। तो इसमें तो आपका जो है, आपका सबसे पहले गुणे को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्शन ये अंत में उससे पहले क्या है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। शानदार प्रश्न है। 44 है तो 44 रहने देंगे, -6 प्लस इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 3 दूना यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा, -87 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिए, इसके बाद नियम है कि ऐड को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी जोड़ करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कौन कौन प्लस वाले हैं, उनको एक साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 86 के पास, यहाँ पे जो है 86 के पास यहाँ पे प्लस है और इसके पास भी प्लस है, कुछ नहीं है, तो इसको इसमें पहले जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 4 ये हो जाएगा यहाँ पे, 6 और 4 10 हो जाएगा, और 8 और 4 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हो गया 13? हाँ सर। यहाँ पे फिर उसके बाद -6 है, -87 है। यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ 130 रहने दीजिए। आपको पता है कि अगर समान चिन्ह होते हैं, इक्वल साइन होते हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं। इसके पास भी माइनस है, 6 के पास भी, 87 के पास भी माइनस है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो बताइए 87 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और 8 1 9। 87 रुपए में 6 रुपए जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कौन सा साइन लगाएं यहाँ पे, तो जो नंबर बड़ा होता है वही साइन लगाते हैं। बताइए जो संख्या बड़ी है, यहाँ पे 87 बड़ी, इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब क्या है भाई, यहाँ पे रूल कि विपरीत चिन्ह है, एक प्लस हो गया, यहाँ पे एक माइनस है, तो विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं। आप जान लीजिए समान चिन्ह होने पे अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ लिया जाता है। अगर दोनों विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो घटा लिया जाता है। तो यहाँ पे 130 में से 93 को घटा लीजिए, आप जो है घटा लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा हमारा, 37 हो जाएगा। तो 37 हमारा हो जाएगा। अब एक और बात, यहाँ पे प्लस लगाएंगे कि सर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है? आप कहेंगे सर ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने वाला चिन्ह लगेगा, तो हमारा +37 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए 37? हाँ सर, पहले ही वाले ऑप्शन में दिया है। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे सिंपल तरीके से। चलिए एक और प्रश्न पे आते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न यूपीटीटी का। देखिए हमारे इस क्लास में ना आपको बेसिक से पढ़ना को मिलेगा और धीरे धीरे ना बेसिक सीख आप जाएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस, अभी तो 2011 का पेपर कराएं, धीरे धीरे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। पहले हम पेपर खत्म करेंगे ताकि आपको ये पता चले यूपीटीटी में किस तरह के प्रश्न आते हैं यहाँ पे हैं। ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, 8.2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? अब बात आती है यहाँ पे कि परिसीमा पूछा है। कहेंगे सर परिसीमा नहीं समझ में आता है कि परिसीमा क्या होती है। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज हो जो उसकी बाउंड्री होती है वही परिसीमा होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पास वर्ग है, ये हमारे पास क्या है, वर्ग है। वर्ग के एक कोने से आप चल करके उसी कोने पे आप पहुंच जाएंगे तो वही उसकी परिसीमा होती है। जैसे यहां से आप चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, यही इसकी क्या हो जाएगी, पूरी परिसीमा हो जाएगी। जैसे आपका ये वृत्त है,
वृत्त की परिसीमा क्या होती है? आप एक जगह से स्टार्ट किए फिर वहीं पे चलते-चलते आ गए तो वो इसकी परिसीमा होती है। जिस स्थान से आप चले उसी स्थान पे अगर आप आ गए तो उसी को परिसीमा कहा जाता है। परिसीमा एग्जाम में यहाँ पे पूछा है तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को कहेंगे सर परिसीमा नहीं जानते हैं, वर्ग की परिसीमा का क्या फार्मूला होता है? तो मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, प्रश्न में अगर परिसीमा कहे या इसी को कहता है परिमाप। परिमाप तो जानते हैं ना? हाँ, बस उसने बहका दिया है। परिमाप को ही कहा जाता है परिसीमा या इसी को कहा जाता है परिमिति। क्या? परिमिति कहा जाता है। तो अगर परिमिति कहे, परिमाप कहे, परिसीमा कहे, बात एक ही है। तो क्या आपको पता है वर्ग के परिमाप का क्या फार्मूला होता है? वर्ग के परिमाप की सर हाँ पता है। वर्ग के परिमाप का जो फार्मूला सर होता है ये होता है भुजा इंटू 4। भुजा इंटू 4 होता है, ये फार्मूला होता है वर्ग के परिमाप का, परिमित का या परिसीमा का। तीनों चीज एक ही है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है सपोज दैट, तब कैसे लगाएंगे? तो देखिए कैसे लगा लेंगे। यहाँ पे जो दिया है 8.2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले, जो इसकी भुजा कितनी है 8.2 ये भी है, 8.2 ये भी है, 8.2 ये भी है, 8.2 ये भी है। आप यहाँ से चले हैं 8.2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए 8.2, फिर उसके बाद यहाँ पे गए 8.2, इसके बाद यहाँ पे गए 8.2। जोड़ लीजिए सबको, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 8 16 8 तरीके 24 8 चौको 32, 32.8 हो गया। तो बिना फार्मूला का भी क्वेश्चन लग गया। 32.8 यहाँ पे दिया है, या तो फार्मूला लगा लीजिए। भुजा कितना दिया है यहाँ पे? भुजा हमारी दिया है 8.2 गुणे 4 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 चौको 32, 32.8 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी परिसीमा हो जाएगी। तो जब भी प्रश्न में कहे परिसीमा, परिमिति या परिमाप, बात एक ही होती है। उसका फार्मूला भुजा इंटू 4 होता है। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा शानदार प्रश्न यूपीटीटी के 2011 का। ये अंतिम सेकंड क्वेश्चन है। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? अच्छा ये बताइए कि टीन में कितना लीटर पेट्रोल है? आप कहेंगे सर टीन में हमारा जो है 20 लीटर पेट्रोल है। यहाँ पे कितना लीटर था भाई? 20 लीटर पेट्रोल था। ये 20 लीटर पेट्रोल था, उसमें से कितना रिसाव के कारण जो है 3 लीटर की हानि हो गई। तो 20 लीटर में से 3 लीटर खत्म हो गया, रिसाव के कारण जो है नुकसान हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 17 बचेगा। 3 की आपकी हानि हो गई, 3 लीटर की। ठीक है, पूरा कितना था टोटल? टोटल हमारे पास 20 लीटर था, 3 लीटर की हानि हो गई, बचा यहाँ पे 17 लीटर। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। क्या पूछा है? कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है यहाँ पे, प्रतिशत में। अच्छा हमको ये बताइए 20 लीटर पेट्रोल था, 3 की हानि हो गई, तो कितना बचा? 17 बचा। 17 बचा, 17 लीटर पेट्रोल बचा, हमको सर पता है। हाँ सर, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 17 लीटर पेट्रोल बचा, अपान का साइन लगाएंगे। टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। जब भी प्रतिशतता निकाला जाता है टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। यहाँ 17 लीटर पेट्रोल यहाँ पे बचा है, उसके बाद पहले टोटल कितना था? 20 लीटर। तो यहाँ पे 20 लीटर नीचे रख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पांचे 100 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 17 पांचे 85 लीटर, 85%, 85% जो है कि हमारा पेट्रोल बच गया है। इसका सही आंसर यहाँ पे 85% हो जाएगा। कहीं पे दिया है, इसके नीचे यहाँ पे दिया है, देखिए 85% सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग लगा लेंगे 85%। पहले 20 लीटर था, 3 लीटर खत्म हो गया, 17 लीटर बचा। प्रसत्ता में बदलने के लिए नीचे टोटल रखते हैं, 20 लीटर टोटल नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे और 85 लीटर हमारा आ जाएगा। यूपीटीटी 2011 का ये रहा अंतिम प्रश्न। और इसके बाद आपका पेपर आएगा, हम आपको बता दें, यूपीटीटी 2013 का पेपर गणित का। ये ठीक है, 2013 के बाद 2014 का, इसके बाद 16 का, ऐसे सीक्वेंस वाइज हम पेपर पूरा पहले सॉल्व करेंगे ताकि ये पता चले किस तरह के मैथ के क्वेश्चन वेरी करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ये भी प्रश्न इस तरह का आज भी पूछा जाता है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दिया है 3 पेंसिल का मूल्य, मूल्य कितने रुपए है? यहाँ पे है 20 रुपए, यहाँ पे दिया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको एक पेंसिल का या एक चीज का, थिंग का वैल्यू निकालनी रहती है। तो 3 पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तो एक का निकालना है, तो आप जानते हैं क्या करेंगे?
भाग दिया जाता है। जब भी 1 का निकालना हो तो भाग देना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20 में 3 का भाग दे लेंगे। 20 में कितने का भाग दे लेंगे? 3 का भाग दे लेंगे। 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 था, तो 1 का निकालने के लिए भाग दिया जाता है, तो हमने 20 में 3 का भाग दे लिया। अब कितने का पूछा यहाँ पे है? 1 का आ गया तो 6 का पूछा है, 6 दर्जन का। ठीक है? तो 6 दर्जन को पहले चेंज कर लीजिए आप। 6 दर्जन 1 दर्जन में कोई वस्तु कितनी होती है? 12। तो 6 दर्जन में कितनी होगी? 12 छक 72 हो जाएगी। भाई 1 दर्जन में कोई चीज़ जो है, 1 दर्जन में आपकी कितनी हो जाएगी? 1 दर्जन की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 12। तो 6 दर्जन है तो 12 छक 72 हो जाएगा। तो यानी 6 दर्जन का मतलब यहाँ पे 72 की बात किया है, बराबर 20/3। ठीक है? अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 72 का। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं? फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 दिया है, तो 1 का निकालने के लिए भाग देते हैं। जब 1 की वैल्यू आ जाती है, जब उससे ज़्यादा का पूछता है, 1 का आ गया, 4 का पूछ रहा है, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 15 का, तो गुणा करते हैं। तो इसीलिए हमने गुणा किया है। 72 का इसमें गुणा कर देंगे। चलिए अब कैंसल कर लेते हैं। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 चौको 12 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं। 2 का पहले इसमें यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लीजिए। 2 चौको यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। ₹480 हो जाएगा 6 दर्जन जो है पेंसिल का मूल्य, यानी 72 पेंसिल का मूल्य जो है ₹480 हो जाएगा। 480 किसी ऑप्शन में है? यहाँ पे देखिए, हाँ सर यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे सी वाले में 480 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपका 480 400 यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा यूपीटीटी 2011 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको कराया पेपर का। और यदि आप भी यूपीटीटी में 30 में 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं मैथ में, तो डेली शाम को 8 बजे के बाद क्लास आपको मिलती है मैथ की। आप सेशन से जुड़ जाइए। मैथ आपका चाहे कितना भी वीक हो, मैथ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आप 30 के 30 प्रश्न आपके सही होने लगेंगे। अगर आपको मैथ से डर भी लग रहा है ना, एक बार प्लीज मेरे इस सेशन से आप जुड़ करके क्लास को जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको हाइप करने आ रहा है तो आप हाइप कर लीजिए, और वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर आप शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप यूपीटीटी के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर सीडीपी के लिए, हिंदी के लिए डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 9:30 बजे 9:30 पे, ठीक है, 9:30 पे शाम को लाइव क्लास होती है। शाम को 9:30 पे लाइव क्लास से आप जो है जुड़ करके आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें हिंदी के, सीडीपी के और भी बेहतरीन टेस्ट मैं आपको करा रहा हूं। आप टेस्ट से जुड़ करके टेस्ट को दे सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।